हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दोस्तों, हम बात करेंगे ओ लेवल पेपर की। आज 10 जनवरी 2021 में जो नए सिलेबस पर आधारित M2R5 क्वेश्चन पेपर हुआ है, उसका सबसे तेज और सबसे सटीक एग्जाम का एनालिसिस लेकर के मैं आ चुका हूं। दोस्तों, अभी पुराने वाले सिलेबस पर मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको भी जो है आप जा करके देख लीजिएगा। ऊपर बने हुए आई बटन पर भी क्लिक करके और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आप, अगर आपने आज एग्जाम दिया हुआ है नए सिलेबस के आधार पर, तो जल्दी से आप अपना पेपर और पेन लेकर के तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सटीक और सबसे तेज जो है आपको यहाँ पर आंसर देने का काम करूंगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे सीसीआई एजुकेशन नगरा के इस डिजिटल क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे जो नया सिलेबस है M2R5 का जो क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, आज जो 10 जनवरी 2021 को ओ लेवल का पेपर हुआ है, इसमें पुराने सिलेबस पर और नए सिलेबस पर, दोनों ही सिलेबस पर पेपर हुआ है। तो पुराने वाले सिलेबस का वीडियो ऑलरेडी पहले से ही अपलोड हो चुका है। नए वाले सिलेबस पर यह जो है आपको वीडियो मिल रहा है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो पार्ट दिया हुआ है, यानी भाग 1, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ दोस्तों, मैं केवल और केवल यहाँ पर राइट आंसर जो है वो क्लिक करते चलूंगा, आप जल्दी जल्दी मिला लीजिएगा। बाकी इस पर जो डीपली डिस्कस वीडियो होगा वो बाद में अपलोड करेंगे, तो आप उस समय वहां पर देख करके समझ लीजिएगा। तो अभी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। यानी कि किस टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि पैराग्राफ के लिए आपको ये तीसरा वाला ऑप्शन यूज कर लेना है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 1.2 के तरफ। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, बृहत्तम शीर्षक के लिए सही HTML टैग क्या है। जी हाँ दोस्तों, जो सबसे बड़ा टैग होगा उसके लिए हम कौन सा यहाँ पर यूज करेंगे, तो राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका यहाँ पर आप लोग राइट आंसर मैच कर लीजिए, 1.2 का हो जाएगा डी। थर्ड यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंटेनर है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा एक कंटेनर है, यहाँ पर देखिए ए में सेलेक्ट दिया हुआ है, बॉडी दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है और ए और बी दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि सेलेक्ट और बॉडी ये दोनों ही जो है कंटेनर है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1.3 का डी, ए एंड बी बॉथ, यानी दोनों। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 1.4 की तरफ चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1.4 में दिखा हुआ है, वह विशेषता जो वर्तमान दस्तावेज के HREF ED URL के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जो है लगा हुआ है इसमें ऑलरेडी पहले से ही, REL। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन ए होगा वो बिल्कुल ही सही होगा, क्योंकि REL यहाँ पर इसका पूरा नाम रिलेशन होगा। आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए 1.5 दिया हुआ है, DT टैग को हमारे वेब पेज की एकल पंक्ति को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन DD टैग एक स्वीकार करेगा। क्या स्वीकार करेगा यहाँ पर, तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, पूर्ण पैराग्राफ यानी कि फुल पैराग्राफ के लिए हम DD का यूज करते हैं, और ऊपर DT का ऑलरेडी पहले से ही में दे दिया है कि यह जो है वेब पेज की एकल पंक्ति को शामिल करता है, जबकि DD जो है वह पूरे पैराग्राफ को शामिल करने का काम करता है। आगे चलते हैं यहाँ पर तो देखिए नंबर 1.6 दिया हुआ है, कैरेक्टर कोडीकरण है। जी हाँ दोस्तों, कैरेक्टर का कोडीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर 1.6 दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एक प्रणाली जिसमें एक कोड होता है जो डेटा को प्रसारित करने के लिए प्रत्येक वर्ण को एक पद्धति, नैसर्गिक संख्याओं के क्रम या विद्युतीय पल्स के साथ युग्मित करती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यही बिल्कुल राइट आंसर 1.6 का हो जाएगा। 1.7 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर HTML दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर HTML का पूरा नाम पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है यहाँ पर, बेस URL को स्थापित करने के लिए एक बेहतर अप्रोच है, और इसमें हम किसका यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1.8 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बेस एलिमेंट। जी हाँ दोस्तों, बेस एलिमेंट का यूज करके
और हम साथ जो है यूआरएल को स्थापित करने के लिए एक बेहतर अप्रोच माना जाएगा ये। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो 1.9 दिया हुआ है, नई लिस्ट आइटम बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि नई लिस्ट आइटम बनाने के लिए एक हाइपरलिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला टैग कौन सा है। तो यहाँ पर 1.9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नए लाइन के आइटम को अगर आपको हाइपरलिंक में शामिल करना होगा तो। आगे चलते हैं 1.10, यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफिक का कोई भाग जो दूसरे हॉट जोन में शामिल किया गया है, नहीं किया गया है, उसका भाग माना जाता है। क्या माना जाता है? तो यहाँ पर 1.10 का राइट आंसर हो जाएगा डिफॉल्ट। जी हाँ दोस्तों, डिफॉल्ट जो है बिल्कुल ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी जल्दी अपने राइट आंसर को मिलाते चलिएगा। केवल हम लोग अभी राइट आंसर पे ही जो डिस्कस करेंगे, बाद में इन पर पूरा डीपली जो है वो वीडियो बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए CSS से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो इसको जो जरूर आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इन फ्यूचर के लिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स की बात आ गई है, यानी कि सेकंड नंबर में आपको ये पूरे सेंटेंस पढ़ने हैं और जो इसमें ट्रू होगा उसे ट्रू और जो फॉल्स होगा उसे फॉल्स आपको करना था। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है CSS का पूर्ण रूप कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। तो यह बिल्कुल ही राइट है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रू है, तो यहाँ पर आपको ट्रू कर देना है। आगे लिखा है CSS का प्रयोग किसी भी प्रकार के XML दस्तावेज के साथ भी किया जा सकता है। तो यह भी जो है बिल्कुल ही ट्रू है। जी हाँ दोस्तों, CSS जो है एक तो इसमें XML दस्तावेजों का भी आप आसानी से यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, तो दिया हुआ है एक CSS रूल सेट में एक सिलेक्टर और एक डिक्लेक्टर ब्लॉक होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह भी बिल्कुल ही सही है। अगर आपने CSS वाला टॉपिक देखा होगा तो एकदम शुरू में ही ये सारी बातें जो है वो दी हुई हैं। इसके बाद देखिए दिया हुआ है CSS एलिमेंट सेलेक्टर CSS में सिलेक्टर्स का प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, यह भी बिल्कुल ही राइट है, यानी कि ये चारों के चारों जो शुरुआती दिए हुए हैं वह बिल्कुल ही ट्रू है। आगे चलते हैं 2.5 पर, लिखा हुआ है यूनिवर्सल सेलेक्टर को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में भी प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा सकता की बात हो रही है कि आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो 2.5 जो है यह बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप उसे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में यूज कर सकते हैं, तो यह जो है फॉल्स हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुपिंग सेलेक्टर का प्रयोग भिन्न स्टाइल परिभाषाओं के साथ सभी तत्वों का चयन करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 2.6 जो है यह भी गलत हो जाएगा। ग्रुपिंग सेलेक्टर का प्रयोग भिन्न स्टाइल परिभाषाओं के साथ सभी तत्वों का चयन करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है ID सिलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट का चयन करने के लिए एक HTML एलिमेंट की ID विशेषताओं का चयन करता है। तो 2.7 जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह जो सेंटेंस दिया हुआ बिल्कुल सही है। आगे देखिए दिया हुआ है इनलाइन CSS का प्रयोग अनेक लाइनों या एलिमेंट्स पर CSS लागू करने के लिए किया जाता है। तो यह जो है गलत है। यहाँ पर यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है यह पूरी तरह से फॉल्स है, तो इसे आप F कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर 2.9 दिया हुआ है एक से अधिक दस्तावेजों के लिए मल्टीपल स्टाइल शामिल करने के लिए आंतरिक स्टाइल सीट का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी वाक्य यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो इसे भी आप फॉल्स कर लीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ पर 2.10 पे लिखा हुआ है बाहरी स्टाइल सीट केवल एक फाइल को बदलकर संपूर्ण वेबसाइट के रूप में बदलने में सहायता करती है। तो यह बिल्कुल राइट है। जी हाँ दोस्तों, इसे ट्रू कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी मिलाते चलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही सही अटेम्प्ट किया हुआ है। आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें X कॉलम के वर्ड्स और सेंटेंस को आपको Y कॉलम में मैच कराना है। तो यहाँ पर आप जल्दी जल्दी मैच करा लीजिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो दिया हुआ है 3.1, इसमें लिखा हुआ है H1 से लेकर के H6 तक क्या होता है। ये H1 से लेकर के H6 तक क्या होता है, तो यहाँ पर यह राइट आंसर हो जाएगा B का। जी हाँ दोस्तों, यह हो जाएगा B। ये हेडिंग्स होते हैं जो HTML के अंतर्गत H1 से लेकर के H6 तक होते हैं।
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इसके बाद लिखो दिया हुआ है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल जो होंगी ये देखिए .js एक्सटेंशन में होंगी। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसको आप 3.2 को ए के साथ आपको मैच कर देना है। आगे देखिए दिया हुआ है HTTP, यहाँ पर इसका पूरा नाम दिया हुआ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि इसका हो जाएगा डी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी के साथ मैच करेगा। आगे दिया हुआ यहाँ पर 3.4 नंबर का यहाँ पे कि जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट, जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट यहाँ पर 3.4 दिया हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डबल फॉरवर्ड स्लैशेस। डबल फॉरवर्ड स्लैशेस जो होगा यह जो है जावास्क्रिप्ट के सिंगल लाइन का कंटेंट होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 3.5 पर, तो लिखा हुआ है CSS। जी हाँ दोस्तों, CSS क्या है? तो यहाँ पर देखिए CSS जो होगा यह बिल्कुल ही लिखा हुआ है यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल सीट। तो यहाँ पर जो होगा राइट आंसर ई हो जाएगा। 3.5 का राइट आंसर जो होगा वह ई हो जाएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो देखिए दिया हुआ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जो होता है वह हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कॉलम एक्स में लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, यानी कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल जो है 3.6 का हो जाएगा जी। और आगे चलते हैं यहाँ पर, तो जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल के बारे में दिया है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3.7 का जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फंक्शन के बाहर घोषित। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन के बाहर जो घोषित होते हैं यानी कि यही जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आई यहाँ पर जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। XML यहाँ पर दिया हुआ है 3.8 में XML, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा XML क्या है? तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एक्सटेंडेबल मार्कअप लैंग्वेज, ये शुरू में ही दिया हुआ था। तो राइट आंसर इसका यहाँ पर जे हो जाएगा। XML 3.8 को आपको जे के साथ मैच कर देना है। इसके बाद दिया हुआ है 3.9 का, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट दिया हुआ है और जावास्क्रिप्ट जो होगा वह यहाँ पर हो जाएगा पूरी तरह से डायनामिक टाइप लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट जो है वह डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा एफ। जी हाँ दोस्तों, 3.9 का राइट आंसर यहाँ पर एफ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है जावास्क्रिप्ट स्विच स्टेटमेंट, यह क्या होगा 3.10 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मल्टीपल एक्सप्रेशन से एक कोड निष्पादित करना। यहाँ पर एच जो है इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है बहुत ही खास। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक में जो भी खाली जगह दिया हुआ है यहाँ पर आपको डेटा फिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है दिया हुआ है खाली जगह दिया हुआ, लिखा हुआ है टैग एक संख्या क्रम सूची बनाता है, यानी कि किसी डिजिट या किसी सीक्वेंस को अगर बनाना हो तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए हम देख लेते हैं कौन सा राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए FOL जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट नंबर में OL का यूज करके और आप चाहें तो आसानी से किसी डिजिट्स को या किसी सीक्वेंस को आप उसकी सूची बना सकते हैं। तो पहले का जो है F हो जाएगा। 4.2 यहाँ पर दिया हुआ है TRTDTH, यह जो है मुख्य कंटेनर है, किसके कंटेनर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेबल। जी हाँ दोस्तों, बी जो है बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नंबर 4.3 टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर टेक्स्ट किसके रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर 4.3 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो राइट आंसर यहाँ पर 4.3 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन 4.4 दिया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है बेस टैग केवल किसके बीच में दिखाई देने के लिए तैयार किया जाता है? तो 4.4 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हेडिंग। जी हाँ दोस्तों, सी हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर। आगे चलते हैं, तो HTML में शीर्षक लिखने के लिए हमारे पास कैसी हेडिंग टैग्स होनी चाहिए? तो यहाँ पर देखिए 4.5 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है राइट आंसर इसका हो जाएगा लिखा हुआ है HTML में शीर्षक लिखने के लिए हमारे पास कितने हेडिंग टैग? तो देखिए पीछे ये भी प्रश्न आया था, इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा।
यहाँ दोस्तों अभी पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर 6 यानी कि एच जो है हेडिंग की टोटल संख्या H1 से लेकर के H6 तक होती है, तो राइट आंसर इसका H हो जाएगा 4.5 का H यानी कि 6 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है आरेख का कोई भी भाग जो दूसरे हॉट जोन में शामिल नहीं किया गया है वह किसका भाग माना जाता है, तो 4.6 का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर जो हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा आउट डस्ट टाइप। जी हाँ दोस्तों, आउट डस्ट टाइप जो है यानी कि ऑप्शन ई बिल्कुल ही सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो बिल्कुल 4.6 को आप ई के साथ मैच कर दीजिए, यानी उसमें फिल कर दीजिए। आगे लिखा हुआ है टैग जो आपको विवरण के अंदर अन्य HTML टैग को रखने की अनुमति देता है वह क्या होता है, तो यहाँ पर जो है 4.7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैप्शन। जी हाँ दोस्तों, कैप्शन के अंतर्गत जो है आप किसी भी अन्य विवरण को भी दर्ज कर सकते हैं, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जे वाले को आपको इसमें फिल करना है। नेक्स्ट देखिए 4.8 दिया हुआ है शब्द डॉक्यूमेंट नोड नोड लिस्ट एलिमेंट नोड आदि हैं, ये सभी क्या हैं, तो 4.8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंटरफेजेस। जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी नाम लिखे सभी इंटरफेजेस है, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, दिया हुआ है 4.9 डीटीडी के लिए टेम्पलेट बनाने के साधन है। किसके लिए टेम्पलेट बनाने के लिए साधन है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, इस पर थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर जो है जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो यहाँ पर हेडर हो सकता है। तो हेडर को हम यहाँ पर थोड़ा सा संदेह कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। हेडर जहाँ तक ये संभव हो सकता है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर 4.10 पे, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि MIME टेक्स्ट जो फाइल होती हैं वो किसके साथ सेव की जाती हैं, तो यहाँ पर जो है MIME जो है ये HTML के एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पर जी। तो बिल्कुल ही ये सभी के सभी प्रश्न मैच कर लीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आपके सारे फ्रेंड जो है वो आसानी से मैच कर सके कि उन्होंने कुल कितने सही आंसर किए हुए हैं। और मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो के साथ, ताकि आप लोग जो है अपने अगले परीक्षाओं को भी आसानी से मैच कर सके। कल के वीडियो में मिलते हैं हम सभी, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, जय हिंद।